दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर स्टूडेंट्स। हमने लेक्चर 3 में अपने प्रियम्बल में स्पेशली द पीपल, सॉवरेन, सोशलिस्ट और अमेंडमेंट क्या होता है उसके बारे में जाना। नाउ वी विल प्रोसीड विद द टर्म ऑफ सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? मीन्स सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर से अपने आप को दूर रखती है। यानी इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पर लोगों को फ्रीडम है अपना धर्म चुनने की, उसको फॉलो करने, अपने धर्म को किस तरीके से उन्हें फॉलो करना है, किस तरीके से उनको अपने रिचुअल्स को उन्होंने कंटिन्यू रखना है, उनके रिलीजियस बिलीफ हैं, प्रैक्टिसेज हैं, तो गवर्नमेंट जो है उनको इक्वली रिस्पेक्ट देती है। आप जिस तरीके से चाहें अपने धर्म को आगे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, दैट्स वाई वी कैन से इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। और एज यू नो कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड थे वो हमारे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो है वो उसमें पाए जाते हैं। और 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इन दोनों वर्ड्स को यूज़ किया, ऐड किया गया था। ठीक है। और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस, तो यानी कि हर राज्य में समानता का, सुरक्षा का, समर्थन पाने का हक जो है वो हर धर्म को है। नेक्स्ट टर्म इज द डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्र। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गवर्न द कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जब हम कहते हैं कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो बेसिकली हमारा वहाँ पर मतलब क्या है कि जो ओवरऑल पावर जो है वो हम लोगों के अंदर है, क्योंकि हम अपनी वोट को कास्ट करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। And these representatives govern as long as the people have faith in them and may be changed during elections which are held at regular intervals। क्योंकि हम लोगों के पास वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू की पावर है, तो हम अपनी इस वोट के माध्यम से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हम पर गवर्न करते हैं जब तक वो अपना विश्वास हम में कायम रखते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये भी पावर है कि हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल पर चेंज कर सकते हैं। यानी कि रेगुलर इंटरवल मतलब कि हर 5 साल के बाद हम अगर चाहें तो अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री में जो हेड ऑफ द कंट्री है वो भी एक इलेक्टेड पर्सन है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक कहें तो मतलब कि द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट का हेड है वो भी एक इलेक्टेड पर्सन है, वो कोई हेरिडिटरी पोजीशन पर नहीं है। यानी कि अगर हम अपने प्रेसिडेंट की बात करें, यानी कि जो हेड ऑफ द कंट्री है वो भी एक इलेक्टेड पर्सन है। और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जब हम कहते हैं कि इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री, तो मतलब जो स्टेट का हेड है वो भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी टर्म जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो यानी कि आपका जो जस्ट है वो फेयर होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए और मॉरली करेक्ट होना चाहिए। जब भी हम जस्टिस की बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ, तो हमारा मतलब यही है कि हमारे कानून जो हैं, हमारे लॉज जो हैं, वो सभी लोगों पर इक्वली अप्लाई होते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, सोशल स्टेटस एट्सेट्रा। तो जस्टिस जो है यानी कि हर कोई पर्सन जो है, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। मीन्स सोशल इक्वालिटीज हैव टू बी reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups. सोशल एंड, क्योंकि जस्टिस जो है वो भी आपका सोशल जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है और पॉलिटिकल जस्टिस होता है, इसलिए सभी लोगों को जो है इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि जो वेल्थ के अंदर,
जो इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं उनको रिड्यूस किया जाए। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारी सरकार क्या करती है, जो रिच पर्सन है उन पर टैक्स की मात्रा ज़्यादा लगाती है, और जो पुअर पर्सनस हैं, जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं, तो उन्हें वो कुछ कंसेशन जो है, कुछ सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पॉलिटिकल ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है कि उसने भी हमें जो है रिजर्वेशन रिजर्वेशन खासकर उन लोगों के लिए जो डिसएडवांटेज्ड पर्सन थे, मतलब कि जिनको एजुकेशन के बेनिफिट्स जो हैं बहुत लेट मिले। यानी कि ये हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, हमारी हायरार्की का वो हिस्सा था जिनको एजुकेशन के बेनिफिट्स बहुत लेट मिले, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी का, हमारी हायरार्की का ये हिस्सा जो है अनडेवलप्ड रह गया। तो अब इस हिस्से को डेवलप करने के लिए, इसे भी जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर इक्वल लाने के लिए इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जो है पेज नंबर 209 पर जो ये पिक्चर शो की गई है, इसमें आप देख सकते हैं, जिसके अंदर द पिक्चर शोज प्रोटेस्ट हेल्ड इन 2006 अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिजर्व 27% ऑफ सीट्स इन प्रेस्टिजियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर ओबीसीज। तो ये पिक्चर शो करती है कि कुछ लोगों ने जो है, जब इन लोगों को, जो हमारे SC/BCs हैं, जो हमारे OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन लोगों को जब रिजर्वेशन दिया गया तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और ये प्रोटेस्ट क्योंकि उनको जो है टोटल सीट्स का 27% सीट्स जो थी वो OBCs के लिए रिजर्व करके रख दी गई। द प्रोटेस्टर फेल्ट दैट द डिसीजन वाज डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि प्रोटेस्टर्स को ऐसा लगता था कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है ये अनफेयर है, क्योंकि सिंस इट वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी, क्योंकि इन रिजर्व्ड कैटेगरी ने नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए सीट की संख्या जो है वो सीमित कर दी है। यानी कि उनके लिए सीट की संख्या कम हो गई है, वो उसी लिमिटेड सीट पर ही अब वो कंटेस्ट कर सकते हैं या अपना टेस्ट compete कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये 27% रिजर्वेशन जो दिया गया था वो आपका SCs, STs और OBCs यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBCs के लिए रिजर्व रखा गया। तो इसके विरुद्ध कुछ लोग इसके समर्थन में भी थे, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे, और ख़ासकर जो यंग जनरेशन थी वो इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब ये नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं तो इनके लिए सीटों की संख्या जो है वो लिमिटेड हो गई है। The idea is to give these people who had been deprived of opportunities earlier a fairer chance to catch up with the rest of the society। तो बेसिकली ये जो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट था वो इसीलिए अडॉप्ट किया गया और उसको इनेक्ट किया गया, ताकि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो डेप्राइव्ड यानी कि जो इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ से, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब से जो डेप्राइव हो गए यानी कि इनसे वंचित रह गए, तो एक तरीके से उनको जो है ये एक फेयर चांस मिलेगा कि वो भी जो बाकी की जो सोसाइटी हैं उन लोगों के साथ एक जो है धरातल पर आकर खड़े हो सकें। यहाँ क्वेरा में आपको क्वेश्चन दिया गया है, डू यू फील दैट रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या आपको लगता है कि जो OBCs के लिए रिजर्वेशन किया गया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, या उसमें मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में समाहित है। हाँ, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ, हमारे समाज के अंदर जो एक तबका, हमारी हायरार्की का एक ऐसा पार्ट जो कि जिसको एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं मिले, तो एक तरीके से रिजर्वेशन के माध्यम से वो जो है अपने आप को आगे ला सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और जब पूरी कंट्री डेवलप करेगी तभी जो है किसी कंट्री की डेवलपमेंट जो है नोटिस की जाएगी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, अब जो है बेसिक हमारा जो रह गया है, जो आइडिया हमारे प्रियम्बल में दिया गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी
ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं जो हमारी डेमोक्रेसी की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। लिबर्टी यानी कि आपको किस किस चीज़ की आज़ादी है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के आप पीसफुली कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, और आपको एसोसिएशंस और यूनियंस बनाने की स्वतंत्रता है। आप अपनी कंट्री के अंदर फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री के किसी भी हिस्से में रिजाइड कर सकते हैं या सेटल हो सकते हैं, और आप किसी भी ऑक्यूपेशन को, बिजनेस को, प्रोफेशन को आप चुन सकते हैं। इस चीज़ की भी आपको आज़ादी है। ये कंसेप्ट आपका लिबर्टी के अंदर। और अगर मैं बात करूँ राइट टू इक्वालिटी, तो मतलब आपको जो है बिना किसी बेसिस, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन आपका किसी भी बेसिस पर है, चाहे वो आपका सेक्स पर बेस्ड है या कलर पर बेस्ड है या रेस पर बेस्ड है या रिलीजन पर बेस्ड है, तो किसी भी तरीके से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, यानी कि कानून के सामने जो है आप सब इक्वल हैं। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, तो मतलब कि हम सब जब हम कहते हैं वी आर इंडियन, तो हम बेसिकली अपनी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको परसीव करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम मुस्लिम हैं, हम कहते हैं कि वी आर द इंडियन, तो मीन्स हम जो है अपनी नेशनल आइडेंटिटी को परसीव करते हैं जो, और हमारी कंट्री के अंदर हम लोगों के अंदर जो फीलिंग है वो क्या है, हम आपस में एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। तो दैट्स वाई ये एक तरीके से हम लोगों के अंदर फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग है उसको प्रमोट करता है। तो ये जो हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है, जो कि आगे आने वाले कंसेप्ट में हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो है एक सेक्युलर स्टेट दिया है, ब्रदरहुड की फीलिंग दी है, और सभी व्यक्ति जो हैं वो कानून के सामने एक समान हैं, और किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कास्ट पर बेसिस है, लैंग्वेज पर बेसिस है, वेल्थ पर बेसिस है, सेक्स पर बेसिस है या धर्म से संबंधित है, वो उनके साथ वो उसकी मनाही की गई है। तो हमारे संविधान में जो हमारे प्रियम्बल के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड यूज़ किए गए हैं, बेसिकली ये वर्ड्स जो हैं हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमारा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस दौरान जो है इसका ओरिजिन जो है, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो देखने को पाया जाता है। जब 1789 में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मोनार्की सिस्टम को वहाँ से ओवरथ्रो कर दिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।